हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समायरा नॉलेज हब। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ फॉर्मूलेज। तो आज हम पावर पैक लेके आए हैं आप सभी के लिए। 10 मिनट में हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, सब कुछ फास्ट, सिंपल और इजी फॉर्म में। तो इसमें आपको सभी फॉर्मूलेज मिलेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये फॉर्मूलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है, जैसे कि फ्यूचर वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसमें सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर, यहाँ पे आर जो है आपका रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एंड जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो आपको फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर, आर इज़ रेट ऑफ रिटर्न एंड नंबर ऑफ ईयर्स। सेम सिचुएशन अगर आपको यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फ्यूचर वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए आए इन कंपाउंडिंग, अगर आपको क्वेश्चन में कंपाउंडिंग दे रखा है तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो पहले आप प्रेजेंट वैल्यू जो आपको जैसे आपने ऊपर निकाला सेम वैसी है, बस यहाँ पे एन और टी आ जाता है, जिसमें एन जो है यहाँ पे नीचे आपका नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कितने टाइम्स कंपाउंडेड हो रहा है, या सेमी एनुअली है या फिर आपको वो क्वार्टरली हो रहा है, तो उस हिसाब से अगर क्वार्टरली होगा तो डिवाइड बाय 4 होगा एन, और अगर सेमी एनुअली है तो डिवाइड बाय 2 होगा। ठीक है। एंड टी इज़ डिनोटेड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। सेम सिचुएशन इन प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो सेम फार्मूला इसी की तरह है, बस यहाँ पे एन और एन टी का फार्मूला का डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का इसमें आपको डिस्काउंटिंग, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स आपने पढ़ी होंगी आपने थ्योरी पार्ट में। ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाई है आपके लिए। ठीक है। तो पहला मेथड है इसमें पे बैक पीरियड का। तो इसमें दो सिचुएशन है कि जब आपका जो एनुअल कैश है इनफ्लो अगर वो इक्वल है, और सेकंड सिनेरियो है कि जब आपका कैश जो एनुअल इनफ्लो है वो अनइक्वल है। तो हम पहले सिचुएशन को लेते हैं जहां आपका कैश इनफ्लो जो है वो इक्वल है। तो आप इसमें पहले क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो करेंगे तो आपका पे बैक पीरियड आ जाएगा। और सेम सिचुएशन अगर आपका जो कैश इनफ्लो है वो अनइक्वल है, तब आप कैसे करेंगे, ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी प्लस अमाउंट लेफ्ट टू रिकवर डिवाइड बाय कैश इनफ्लो नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर आप पहले जो भी ईयर कवर हो चुका है फुल रिकवरी इंस्टॉलमेंट में, जहाँ इनफ्लो आपका, जहाँ पे पूरा इनफ्लो जो है रिकवर हो जा रहा है आपका कैश, वो ईयर, और कितना अमाउंट बच जा रहा है वो वाला अमाउंट यहाँ लिखेंगे और डिवाइड बाय कर देंगे कैश इनफ्लो जो भी आपका नेक्स्ट ईयर का होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेथड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम ARR भी कहते हैं। इसमें भी दो सिचुएशन है कि जब आप ARR निकालते हो बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, और सेकंड इज़ जब आप एवरेज इन्वेस्टमेंट के थ्रू निकालते हैं। तो पहला हमारा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपका ARR कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जब हम एवरेज इन्वेस्टमेंट का यूज़ करके निकालेंगे, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट में आप एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है तो पहले आप कैसे करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आप प्लस करेंगे स्क्रैप वैल्यू को और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट है हमारा NPV, जिसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो आएगा आपका माइनस कर दोगे उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो आपका NPV जो है आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा IRR। IRR आप कैसे निकालेंगे, इसमें आप पहले क्या करेंगे, आपको 2 NPV निकालना पड़ेगा। एक NPV वहाँ जहाँ लोअर रेट, NPV एट लोअर है, और एक हायर रेट। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला में आप कैसे पुट करोगे, L यहाँ पे डोनेट कर रहा है आपका, जहाँ अब आपका वो वाला रेट जहाँ पे NPV जो है लोअर है, कम है, प्लस नंबर ऑफ L, यानी जहाँ पे आपका जो लोअर वैल्यू है NPV की वो वाला वैल्यू आप लिखोगे। यहाँ पे वैल्यू लिखना है, रेट नहीं लिखना, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे रेट लिख देते हैं कि उन्हें 8% 9% दिया, तो यहाँ सिर्फ 8 और 9 लिख देते हैं। नो, ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है। डिवाइड बाय करेंगे आप वही NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हाई वैल्यू। ठीक है।
मल्टीप्लाई बाय H माइनस L, यानी हायर वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे आप जो लिखेंगे वहाँ पे रेट लिखोगे। लेट सपोज अगर हमने हायर रेट ले रखा है 10 और 8 लोअर रेट, तो आप 10 माइनस 8 लिखेंगे, ना कि इनकी वैल्यूज़ लिखोगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लिवरेज का। अब हम लिवरेज के किस तरह निकालेंगे, उनके फॉर्मूलेज। पहला है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी कि आप जब ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते हो तब की बात। इसमें आप पहले कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, तो जो आप कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय कर देंगे आपका EBIT। आपको ये गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, या फिर आपका दूसरा फॉर्मूला भी है कि आप चेंज इन EBIT डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज। क्या फाइनेंसिंग लिवरेज किस तरह निकालेंगे, तो EBIT डिवाइड बाय EBT। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। इसका सेकंड फॉर्मूला भी है आपके पास, चेंज इन EBIT या फिर चेंज इन EPS डिवाइड बाय चेंज इन EBIT। आई होप आपको इतना क्लियर होगा फॉर्मूलाज। मैं आपको इसलिए रनवे में करवा रही हूँ बिकॉज क्योंकि इनका डिटेल वर्जन जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज आप किस तरह निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EPS और या फिर चेंज इन EPS डिवाइड बाय चेंज इन सेल और कंट्रीब्यूशन। तो ये बेसिकली फॉर्मूले हैं, या फिर आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, DO यानी ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय आप फाइनेंशियल लिवरेज करके, जो आपने ऊपर पहले निकाला था उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आप बीच बीच में यूजेस हो सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे को सब्जेक्ट्स में, जैसे कि अर्निंग पर शेयर आप किस तरह निकालेंगे, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EPS बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड पर शेयर। अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो आपका डिविडेंड पर शेयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। वो किस तरह आएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो आपका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज चेंज इन EBIT। अगर आपको निकालने के लिए आए तो आप ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय VC यानी कि वेरिएबल कॉस्ट आप कर देंगे तो आपका परसेंटेज चेंज इन EBIT आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज चेंज इन सेल्स की, परसेंटेज सेल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज आप कर देंगे तो आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 3 बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं कि उसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए पूछा जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड लास्ट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो धीरे धीरे इसको समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर शेयर कैपिटल आप कैसे निकालोगे। तो इसमें 2 सिनेरियो हैं आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में, या तो आपने जब डिविडेंड पे कर दिया है वो सिनेरियो, और एक में है कि आप पे करेंगे, अभी आपने पे नहीं किया है। ठीक है, तो पहला सिनेरियो में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए DO ब्रैकेट में 1 + G, यहाँ पे G डोनेट कर रहा है ग्रोथ को। ठीक है, डिवाइडेड बाय P0 इज मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय NP नेट प्रोसीड्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा सिनेरियो, जहाँ पर आपको डिविडेंड आप पे करेंगे, तो आपका D1 डिवाइडेड बाय P0 इज मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ रेट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका D1 यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब आप पे करेंगे वो वाला सिनेरियो आ जाएगा। तो आप कुछ क्वेश्चंस में D1 पूछने का आता है कि किस तरह आप निकालोगे। तो D1 अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप D0 1 + ग्रोथ रेट करेंगे तो आपका D1 कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ फुल फॉर्म्स भी लिख रखे हैं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी लिखे हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म्स जहाँ पे दे रखे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि यहाँ पे NP यानी नेट प्रोसीड्स कई बार क्वेश्चंस में गिवन नहीं होता, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो P0 यानी मार्केट प्राइस में से अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपका नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिनेरियो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने के भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं
कि जब आपने इररिडीमेबल हो और एक रिडीमेबल पर। पहले हम डिस्कस करते हैं इररिडीमेबल पर। तो इररिडीमेबल पर डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100 करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आ जाएगा। सेकंड सिचुएशन है कि जब आपका रिडीमेबल है तब आप कैसे करेंगे, डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद डिवाइडेड करेंगे आप रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका ये फॉर्मूला है रिडीमेबल का और रिडीमेबल के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए अगर आपको आएगा तो इसमें भी दो सिचुएशन है आपकी, इररिडीमेबल एंड सेकंड इज रिडीमेबल। इररिडीमेबल में आप किस तरह निकालेंगे, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 प्लस टी, टी यहाँ पे डोनेट कर आपका टैक्स रेट को, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा टैक्स रेट, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड एनपी इंटू 100। सेकेंड सिचुएशन है आपकी इंटरेस्ट 1 माइनस टी टैक्स रेट, ठीक है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस एनपी नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, और एक बड़ा सा डिवाइड रिडीमेबल वैल्यू प्लस एनपी नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ठीक है। तो आपका रिडीमेबल वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चंस में आपको WACC भी पूछा जाता है, जैसे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको पहले इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग, ये तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके निकालने के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो पहले आप अमाउंट निकालेंगे इक्विटी शेयर्स का, जैसे हमने ऊपर पहले क्वेश्चंस में डिस्कस किया, वो सभी वैल्यू आप निकालेंगे, फिर उसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। सेकंड में आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, उससे आप परसेंटेज में चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो अमाउंट है उसे भी, जो आपको क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा होगा वो तो आपको उसको परसेंटेज में चेंज करना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ परसेंटेज में, जैसे कि आपने ऊपर अभी निकाला था, वो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को। तो जो मल्टीप्लाई कर गया वो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसका सम यानी अमाउंट का जो सम है और जो प्रोडक्ट का जो सम आएगा उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका WACC निकल के आ जाएगा। तो वही यहाँ में नीचे फॉर्मूला लिख रखा है, सम ऑफ AB यानी कि आपका ये वाला A और ये B का जो सम है, यानी सिर्फ A का ये वाला पार्ट जो है ये आप लिखेंगे, और लास्ट में डिवाइडेड बाय समेशन A, यानी कि ये इसका जो सम आएगा वो आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला WACC का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पास पे करते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में आपके पहले 3 एजम्पशन है, 3 बेसिक फार्मूलाज हैं, वॉल्टर मेथड, गॉर्डन मॉडल और MM अप्रोच। तो इनमें कुछ एजम्पशंस है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक फार्मूला इसको समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटेन अर्निंग, इसमें एज्यूम किया जाता है कि सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटेन अर्निंग है। सेकंड इज बिजनेस रिस्क फ्रॉम सेम, एंड थर्ड इज़ द फर्म हैज़ इन्फिनाइट लाइफ। इसमें सभी चीज़ें एज्यूम कर रखा है कि जो फर्म है उसकी जो लाइफ है वो इन्फिनाइट है। और गॉर्डन मॉडल में क्या है, द ग्रोथ रेट ऑफ फर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशियो, एंड द सेकंड इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन ग्रोथ। तो ये सभी गॉर्डन मॉडल में एज्यूम किया जाता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा MM अप्रोच, इसमें आपका दे रखा है कि कैपिटल मार्केट जो है वो परफेक्ट है। सेकंड थिंग इज़ जो इन्वेस्टर है और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है वो इनफॉर्मल है, दे आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, इसके अंदर कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स हम जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट इज दिस परफॉर्म लिवरेज एंड कॉर्पोरेट लिवरेज, ये लिवरेज भी और कॉर्पोरेट लिवरेज दोनों परफॉर्म करती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा वॉल्टर मेथड मॉडल जो है, उसका फॉर्मूला है D डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट में अर्निंग डिवाइड बाय डिविडेंड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये आपका वॉल्टर मॉडल का है फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखा है कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो आपका पे आउट रेशियो जो होगा वो 0 होगा। और अगर रेट ऑफ रिटर्न आपका ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो आपका पे आउट रेशियो 100% रहेगा। एंड नेक्स्ट इज, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों इक्वल है तो आपका जो होगा वो इररिलेवेंट होगा। और ये मैंने कुछ इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स में मैंने यूज़ किए हैं फॉर्मूले के अंदर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स यहाँ पे गिवन है, दे रखी है आपको। नेक्स्ट हमारा गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर ब्रैकेट में 1
माइनस D इज़ रिटेंशन रेशियो ब्रैकेट क्लोज कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस BR ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका गॉर्डन मॉडल का। तो यहाँ पे मैंने इसका P इज़ डोनेटेड फॉर मार्केट प्राइस, E इज़ अर्निंग पर शेयर, B इज़ रिटेंशन रेशियो जिससे आप निकाल भी सकते हैं, 1 में से माइनस कर देगा पे आउट रेशियो। नेक्स्ट इज R इज़ रेट ऑफ रिटर्न एंड K इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड BR इज़ ग्रोथ रेट। ठीक है, लास्ट हमारा इसका अप्रोच है हमारा अप्रोच। इसमें दो सिनेरियो है कि आपको पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए आ सकते हैं या फिर वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए। तो अगर आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स के थ्रू निकालना होगा तो P0 यानी करंट मार्केट प्राइस जो होगा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस कर देंगे आप डिविडेंड, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा वो। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएगा। एंड सेकंड है आपका वैल्यू ऑफ फर्म अगर निकालने के लिए आएगा तो PE रेशियो में आप क्या करेंगे, मार्केट प्राइस जो भी होगा माइनस कर देंगे आप EPS, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100, तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे नंबर ऑफ़ शेयर्स में बताया था, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स में कुछ इसके फुल फॉर्म्स बता देती हूँ। P1 इज़ एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, P0 इज़ करंट मार्केट प्राइस, कॉस्ट K इज़ डोनेटेड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, D0 current dividend, D1 expected dividend and N is new number of shares and M is old number of shares। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म आप 3 तरह से निकाल सकते हैं, 3 तरह से निकाल सकते हैं। पहला है नेट इनकम अप्रोच, सेकंड इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड लास्ट इज MM अप्रोच। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ फर्म होता क्या है मैं आपको ये पहले बता देती हूँ। वैल्यू ऑफ फर्म होता है आपका इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस डिवेंचर्स। अगर आप इन तीनों का सम्स कर देंगे तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ फर्म के लिए आपको चाहिए वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू में EBIT अपॉन में K0 इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो K0 निकालने के लिए आपको EBIT में डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, तो ये इसका बिल्कुल आप कह सकते हैं इसको डेरिवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका E। अगर E आपको निकालने होगा तो अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो आपका E निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा KE। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आएगा तो आपको अर्निंग फॉर इक्विटी उसमें आप डिवाइडेड बाय कर देंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो आपकी KE की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज थे सारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी सपोर्टिव रही होगी आपको सभी फार्मूलेज लर्न करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर डेली अपडेशन। थैंक यू।